रविंद्रनाथ त्यागी जी बहुत ही मशहूर व्यंग्यकार हैं। उनकी इस किताब इस देश के लोग से मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म शताब्दी नाम की व्यंग्य रचना हम देखेंगे। हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जन्म शताब्दी को लेकर काफ़ी गोष्ठियों और समारोहों का आयोजन किया गया। कहीं कहीं तो उनकी पांडुलिपियों, पत्रों तथा चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस संदर्भ में सबसे ज़्यादा सफल वह साहित्य संध्या रही जो देहरादून में मनाई गई, और उस सफलता का एकमात्र कारण यह था कि उस गोष्ठी का संचालन खाक सार ने किया था। वैसे समारोह की व्यवस्थापिका श्रीमती शशि प्रभा शास्त्री ने मुझे सभापति बनने का वचन दिया था, पर ठीक ऐन वक्त पर एक वयोवृद्ध कहानी लेखिका कहने लगी कि मेरे रहते नई पीढ़ी का कोई लेखक सभापति कैसे बन सकता है। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन की धमकी दी और परिणाम यह रहा कि सभापत्नी वह महिला कथाकार ही बनी। मैंने गोष्ठी का संचालन किया। बुरा तो बहुत लगा, पर सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः वाली वाणी ध्यान में रखते हुए मैंने स्थिति स्वीकार कर ली। प्रेमचंद की जन्म शताब्दी के पुण्य अवसर पर भी हमारा लेखक समुदाय व्यक्तिगत स्वार्थों के ऊपर नहीं उठ सका। बहरहाल गोष्ठी सफल रही। कुलभूषण ने एक कहानी पढ़ी और विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र के बारे में काफ़ी बातें की। प्रेमचंद को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों की चर्चा की गई और काफ़ी खुलकर की गई। कविताएं पढ़ने वालों में एक सज्जन का नाम अश्वघोष निकला, जिसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरी सूचना के अनुसार अश्वघोष जो थे वे तो कालिदास के भी परवर्ती थे। अश्वघोष की कविता के बाद कुछ गंधर्व घोष भी हुआ और गोष्ठी समाप्ति को प्राप्त हुई। कुल मिलाकर आयोजन काफ़ी सफल रहा। आयोजन से वापस आते हुए मेरे मन में सहसा यह प्रश्न उठा कि प्रेमचंद जी यदि आज जीवित होते तो क्या करते। वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और साहित्यिक वातावरण के बीच उनका क्या हश्र होता। वह दिन है और आज का दिन है कि मैं बराबर इसी बारे में सोच रहा हूँ और दोस्तों से इसी सिलसिले में बातचीत करता चला आ रहा हूँ। मगर समस्या जो है वह इतनी गहरी है कि पकड़ में ही नहीं आती। मेरे एक दोस्त का कहना है कि प्रेमचंद के बारे में कुछ भी सोचने से पहले उनके बारे में कुछ आंकड़े जानना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि प्रेमचंद के दो नाम और थे, एक था धनपत राय और दूसरा था नवाब राय। साहित्य के प्रति लगाव उन्हें तंबाकू बेचने वाले एक लड़के की दोस्ती के कारण हुआ था, जो उन्हें तिलिस्मे होशरुबा, किस्सा-ए चहार दरवेश, फसाने आज़ाद और चंद्रकांता संतति पढ़ने को दिया करता था। प्रेमचंद के बाल उलझे हुए थे, दिल साफ था, मूछें घनी थीं। वह खद्दर पहनते थे और गांधी जी से प्रभावित थे। वह उर्दू और फ़ारसी बखूबी जानते थे और उनकी पहली किताब सोज़े वतन उर्दू में ही छपी थी। उनकी मृत्यु भारत को आज़ादी मिलने से पहले ही हो गई थी। पेशे से वह स्कूल मास्टर थे और अब उन्होंने शादियां भी एक नहीं वरन दो की थीं। कुल मिलाकर वे काफ़ी मजाक पसंद और होनहार किस्म के इंसान थे। जिस मित्र ने मुझे ऊपर लिखी जानकारी दी, उनके अनुसार प्रेमचंद यदि आज जीवित होते तो ऐसे अकेले कलाकार होते जिनकी आयु 100 वर्ष की हो चुकी थी। अब तक उन्हें राज्यसभा की सदस्यता, साहित्य अकादमी की फेलोशिप और ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसी सारी चीज़ें मिल गई होती। इस तमाम राशि से वह भी एक ट्रस्ट खोलते जिसकी सचिव 19 वर्ष की कोई सुंदर युवती होती। लेखन छोड़कर वह प्रकाशन का धंधा शुरू करते और किसी लेखक को कभी कोई रॉयल्टी नहीं देते। हिंदी के जितने भी लेखक बाद में चलकर प्रकाशक बने, उन सभी ने ऐसा ही किया। इन लोगों ने दोस्तियां छोड़ दी, बेइज्जती सही, मगर रॉयल्टी न देने वाले सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ा। वह कलम का मजदूर या कलम का सिपाही कहलाने के बजाय कलम के फील्ड मार्शल कहलाते और फील्ड मार्शल मानिक शॉ की भांति मूछें मरोड़ते। वो अपनी किताबों के नाम बदलते और उन्हें लाखों की संख्या में छपवाते।
प्रकाशन के लिए सरकार से सस्ता कागज़ लेते और फिर उसे ब्लैक में बेचते। आखिर देश के बड़े बड़े नेताओं ने अपना ईमान छोड़ दिया तो फिर प्रेमचंद ही क्यों पीछे रहते? आखिर वह भी तो आदमी ही थे। मेरे एक और मित्र हैं जिनका विचार है कि प्रेमचंद यदि आज जिंदा होते तो वह D.R. प्रेमचंदानी के नाम से डिशुम डिशुम फिल्में बनाते। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने वैसे भी अजंता सिनोटोन कंपनी में काम किया था। फिल्मों का निर्देशन वह खुद करते और उनका नायक अपने पुत्र अमृत राय को बनाते। सारी फिल्में स्टंट बनाई जाती क्योंकि पब्लिक की रुचि बिगाड़ना किसी को भी शोभा नहीं देता। फिल्मों के डायलॉग श्रीपत राय लिखते, जो उनके दूसरे बेटे थे। गाने आनंद बख्शी के होते और आवाज़ किशोर कुमार की होती। अमृत राय और हेमा मालिनी की जोड़ी अमर हो जाती। गोदान की शूटिंग कश्मीर में होती। मेरे तीसरे मित्र के अनुसार प्रेमचंद यदि आज जिंदा होते तो वह राजनीति में होते। देश की समस्याओं के सामने उनके लिए और कोई चारा बचता नहीं था। चौधरी चरण सिंह की भांति वह भी किसानों के नेता होते। हाँ, अलबत्ता यह बात दूसरी है कि चौधरी चरण सिंह अमीर किसानों के हिमायती हैं तो प्रेमचंद गरीब किसानों के नेता बनते। जनता सरकार उन्हें रूस में भारत का राजदूत बनाकर भेज सकती थी। यदि वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में होते तो शिक्षा विभाग संभालते, जिसका उन्हें अनुभव था। वैसी स्थिति में उनके एक सुपुत्र रूस के और दूसरे पुत्र अमेरिका के राजदूत बनाए जा सकते थे। बनारस से लम्ही तक रेल की लाइन बिछती, जैसे कि दिल्ली से सहारनपुर तक एक नई लाइन चौधरी चरण सिंह ने बिछवाई। यदि वे वजीर होते तो वातानुकूलित कोठी में रहते और उनकी पत्नी संसद की सदस्या होती। बजट के अवसर पर वह कोई कहानी पढ़ा करते, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त ऐसे अवसरों पर कविता पाठ पढ़ा करते थे। वे ऐसा कानून पास करवाते कि यशपाल और जैनेंद्र के उपन्यासों पर प्रतिबंध लग जाता और सारे पाठ्यक्रमों में मात्र उन्हीं की पुस्तकें लगी होती। भारत के एक सुप्रसिद्ध कवि जब एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति हुए थे तो उन्होंने ऐसा ही किया था। वह सत्यजीत रे पर मुकदमा चलाते कि उन्होंने उनकी कहानी को लेकर उसके साथ अन्याय क्यों किया। सरकार में शामिल होने पर उनकी रचनात्मक प्रतिभा और बढ़ जाती, क्योंकि जनता सरकार में दो व्यक्ति मंत्री बनते ही सहसा कवि और उपन्यासकार हो गए और उनकी किताबों के संस्करण रातों रात खत्म हो जाते थे। हंस छपता और सरकारी छत्रछाया में राजहंस होकर छपता। वह गांधी जी के बंदरों की भांति न कुछ देखते, न कुछ सुनते और न कुछ बोलते। आखिर जब आज़ादी के युद्ध के बड़े बड़े योद्धा बाद में विलासी और स्वार्थी हो गए तो प्रेमचंद को ईमानदार रहने का क्या अधिकार बचता था? आखिर उन्हें भी तो वक्त के साथ चलना था। दाढ़ी खुदा का नूर है बेशक, मगर जनाब फैशन के इंतज़ाम में सफाई को क्या करूं। अंतरिम सरकार में गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद से भंगी कॉलोनी में रहने को कहा था और इस बात को लेकर बाबूजी काफ़ी दुखी हो गए थे। ज़माने के साथ बदलना हमारे नेताओं का कर्तव्य है और खुशी की बात है कि इस फ़र्ज से उन्होंने कभी अपना मुंह नहीं मोड़ा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिज़रायली, जो कि राजनीति को एक आवारा आदमी का आखिरी पड़ाव समझते थे, खुद साहित्य से राजनीति में आए थे। और हाँ, यदि वजारत संभालते हुए मृत्यु को प्राप्त होते तो उनका अंतिम संस्कार आज की ठाट बाट से होता, निराला या पंत की भांति नहीं। उन पर वृत्त चित्र बनते, सरकारी झंडे झुकते और दफ्तरों में छुट्टियां होती। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल अयूब खान ने शौकत थानवी तक के मरने पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया था। मेरे एक और मित्र हैं जो मेरी ही भांति प्रेमचंद के अनन्य भक्त हैं। उनका कहना है कि यदि प्रेमचंद जीवित होते तो वह अब भी लेखक ही रहते। वह लिखते रहते और एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट रचना हिंदी को देते। सारे माहौल को देखते हुए यह भी संभव था कि व्यंग्यकार हो जाते, क्योंकि सत्याग्रह जैसी अनेक रचनाओं से यह पूरा पता लगता है कि व्यंग्य करने की उनमें असीम प्रतिभा और क्षमता थी। यह भी संभव है कि वह अपनी पुरानी पोथियों को दोबारा लिखते और नई रंगभूमि में आयाराम, वल्द गयाराम, तस्कर लोग, हरिजनों के हत्यारे और जहम तहम प्रकाश करने वाले नेता लोग रंगमंच पर ज़्यादा प्रवेश करते। वह शायद गांवों पर ही लिखते जहां ज़मींदारी तो ख़त्म हो गई पर ज़मींदार अभी भी बाकी हैं।
यह भी संभव है कि आजकल के फैशन को देखते हुए एक आध अश्लील उपन्यास भी लिख डालते, जिसे लेकर काफ़ी चर्चा परिचर्चा चलती। सुमित्रानंदन पंत की अंतिम कृति लोकायतन की असफलता को देखकर यह तो निश्चित है कि प्रेमचंद अपनी अंतिम रचना तो कभी भी नहीं लिखते। यह भी संभव है कि वह प्रयोगवादी कथाकार हो जाते और दो बैलों की कथा के तर्ज पर दो गधों की कथा लिखते, ताकि किसी को कोई शिकायत न रहे। सरकार के बयानों के अनुसार भारत के गांवों की सारी समस्याएं अब सुलझ गई हैं, और इस कारण यह भी संभव था कि प्रेमचंद भी अपनी कुछ कृतियां महानगरों को लेकर रचते। बहरहाल वह भी लिखते, मगर आंचलिक साहित्य कभी नहीं लिखते। जबलपुर के कवि अंचल को छोड़कर और कोई आंचलिक साहित्य लिख ही नहीं सकता। मैं दोस्तों की राय सुनता हूँ और चुप रहता हूँ। मैं उस तस्वीर को देखता हूँ जिसमें प्रेमचंद कैनवास का एक फटा हुआ जूता पहने बैठे हैं और बीवी बच्चों के साथ अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं, और सोचता हूँ कि प्रेमचंद यदि आज जिंदा होते तो देश की स्थिति देखकर या तो पागल हो जाते या आत्महत्या कर लेते। जब स्टीफन zweig और हेमिंग्वे ने ऐसा किया था, तो प्रेमचंद जैसा संवेदनशील और सच्चा कलाकार और कर ही क्या सकता था। आशा है यह कृति, यह व्यंग रचना आपको रविंद्रनाथ त्यागी जी की कलम से थोड़ा बहुत परिचय करवाई होगी। कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।